अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। हो सके हमारे जो 50 सीट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सके कि हमारे भी अगर 40 सीट आए तो हमारे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस वक्त हम डगरवा MIM ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि मुसलसल आपको सीमांचल दस्तक जो न्यूज़ है हमारा, इनके माध्यम से अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग विधानसभा में जाकर चुनावी सर्वे दिखाया जा रहा है आपको। तो इस डगरवा जो ऑफिस है MIM का, वहाँ पहुँचे हुए हमारे दरमियान एक भाई हैं और कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम संतोष कुमार राय हुआ, तेघड़ा पंचायत के अलमा गांव के रहने वाले हैं। तो सर, आप लोग के यहाँ अभी इलेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको तो हम सवाल MIM के ताल्लुक से ही करेंगे, क्योंकि आप MIM ऑफिस में बैठे हुए हैं। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस ऑफिस में हैं तो इन्हीं के लिए काम करते होंगे। तो मेरा सवाल ये है सर कि अभी विधानसभा चुनाव है, आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में डेट घोषित होना बाकी है। तो आप लोग इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? लोगों का क्या मुद्दा होगा वोट करने का? देखिए, लोगों का जो मुद्दा होगा, हम लोग तो सभी को देख चुके, चाहे वो JDU हो, चाहे BJP की सरकार हो। और मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा के ऊपर होना चाहिए, यातायात के साधन पे के मुद्दा होना चाहिए, और जो बेरोज़गारी है, जो हम लोग स्टूडेंट होकर बेरोज़गार घूम रहे हैं, उसके बारे में मुद्दा होना चाहिए। और ऐसे ही हम लोग अगर इनके बारे में अगर कोई बोल सकते हैं तो हमारे जो MIM जो पार्टी है वही इस मुद्दे को हल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई पार्टी नहीं है। MIM का तो कोई वजूद अभी है नहीं यहाँ। आप इतनी मजबूती से बोल रहे हैं कि यही हल कर सकती है, जबकि यहाँ कोई वजूद ही इनका नहीं है। लोगों का ये है कि बिहार में अभी तक कोई अस्तित्व है नहीं। एक MLA अगर जीत गए उपचुनाव में, तो आप कैसे इतना भरोसा कर लिए कि यही इसकी बात कर सकते हैं? देखिए सर, सरकार बनाने के लिए एक MLA काफ़ी है। एक MLA चाहेगा तो सरकार को बना सकती है, और एक MLA चाहेगा तो सरकार को गिरा भी सकती है। तो अब एक MLA को देख के नहीं, एक MLA आज हुआ है तो भविष्य में हमारे पास 10 MLA भी हो सकता है। इस रणनीति पे हम लोग काम करते हैं। तो इस पर तो ये भी आरोप लगता है ना कि ये लोग सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते हैं और मुस्लिम बहुल ये क्षेत्र में जाकर इलेक्शन लड़ते हैं और मुसलमानों का ही वोट लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों का आरोप है कि BJP को जिताने के लिए ये आए हुए हैं। तो तरह तरह का आरोप है, उस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर कोई भी अगर जो भी इंसान अगर कह रहे हैं कि BJP का B टीम है या BJP को जिताने के लिए ऐसा करता है, तो उनका सोच गलत है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, BJP में जाके BJP की सरकार बना दी। तो भाई बिकाऊ कौन है? कांग्रेस है ना। MIM तो आज तक किसी BJP को सपोर्ट नहीं किया, या किसी भी BJP की सरकार को बनाने के लिए अपना तो योगदान नहीं निभाया, तो वो उसको B टीम क्यों कहेंगे हम? अगर जो इंसान बोल रहा है कि MIM खाली मुस्लिम की पार्टी है, तो आज ये संतोष कुमार आप लोगों आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता है कि जो भी अगर MIM अगर मुस्लिम की पार्टी रहती तो आज संतोष कुमार MIM का सपोर्ट नहीं करता। तो आप क्या देखकर आप कहते हैं कि ये मुस्लिम की पार्टी नहीं है? किस चीज़ को देख, आप कब ज्वाइन हुए हैं इस पार्टी में? देखिए, हम लोग ज्वाइनिंग होने से मेरा जो है कम से कम समथिंग 3 महीना हो गया, और इन्हीं के तले आज हम लोग एक विंग्स बनाए हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, स्टूडेंट विंग्स के नाम से। जो हम लोग प्रत्येक पंचायत में 2-2 स्टूडेंट को लेते हैं, एक पंचायत प्रभार के रूप में, एक मीडिया प्रभार के रूप में। और उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी वार्ड हैं, उससे एक वार्ड प्रभारी लेते हैं, एक मीडिया प्रभारी लेते हैं, ताकि हमारे वार्ड में जितने भी करप्ट लोग हैं उनके विरोध में आवाज़ उठा सके। और ये वैसी विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये हमारे विंग्स जो है आज वैसी विधानसभा में काम कर रहा है, कल हो सके तो पूरे पूर्णिया जिला, किशनगंज जिला में हमारे विंग्स काम करेंगे और हक और इंसाफ की बात करेंगे। आपके जो स्टूडेंट विंग जिसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि 22वीं विधानसभा में 2 ब्लॉक आता है, 22वीं और डगरवा। तो ये काम आप सिर्फ डगरवा में कर रहे हैं या 22वीं में भी कर रहे हैं, या कितने पंचायतों तक आप लोग पहुंच चुके हैं आप तक? देखिए सर, हमारे जो डगरवा पंचायत में, डगरवा ब्लॉक में 18 पंचायत हैं, लगभग हो चुके हैं पूरा। और हम लोग 22वीं में रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल 22वीं के बहुत सारे पंचायत हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, और हम लोग जी जान लगा कि उनको भरपूर करने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो उनको पूरा कर लेंगे। आपसे तो मेरा सवाल MIM के ताल्लुक से हो रहा है, क्योंकि MIM कार्यालय में है। आप स्टूडेंट विंग की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट विंग का और MIM से क्या ताल्लुक है? आज अगर स्टूडेंट विंग्स अगर हम लोग बनाए हैं
तो MIM के छत्र छाया पे रह के ही बनाए हैं। तो MIM के छत्र छाया में अगर रह के बनाए हैं तो स्टूडेंट विंग्स को भी थोड़ा सा फोकस में लाना, श्रेय तो इन्हीं का है। आज अगर हम घूमने जा रहे हैं या MIM का संदेश पहुंचा रहे हैं तो स्टूडेंट विंग्स के माध्यम से MIM का संदेश पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि आज छात्र भी जो है इसमें MIM में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर MIM का वर्चस्व को ये कर रहा है। क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि MIM जो है बहुत एक नया पार्टी है, उसको भी मौका देना चाहिए ताकि वो आके यहाँ काम करे। तो हम लोगों को भी विश्वास है कि नहीं, MIM हक और इंसाफ की बात जब अकेले ओवैसी साहब वहाँ कर सकते हैं, तो अगर ओवैसी साहब का साथ देने वाले यहाँ और हो जाएंगे 1 2 4 5, तो इतना तय है कि जो जितने भी करप्ट लीडर हैं उनका तो लगभग बोलती बंद हो जाएंगे। दूसरे, आप अपना नाम संतोष कुमार बताएं कि दूसरे विपक्षी जो आपके हैं, दूसरे दलों के जो लोग हैं, वो लोग का साफ आरोप है कि संतोष कुमार हो या इस तरह का जो भी कुमार आए इसमें, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं पकड़ के लाया जाता है, या उन लोगों का इससे भी आगे आरोप रहता है कि पैसे के बल पे या इस तरह लोगों को ला के बुलवाया जाता है, सामने लाया जाता है, सिर्फ अपने प्रति लोगों को ये दिखाने के लिए हमारे साथ सभी धर्म के लोग हैं। देखिए, आपको बता देते हैं, अगर ये संतोष कुमार किसी 5,000 या 2,000 रुपया में बिकने वाला इंसान नहीं है। हम ओवैसी साहब का जब लोकसभा में वो शपथ ले रहे थे, उस समय उन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा दिया था। उसी दिन से हम उनके बहुत फैन हो गए, चाहने वाले हो गए कि आज तक वास्तव में अगर जय के कोई अधिकारी हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में आज़ादी से जी रहे हैं तो उनमें अगर सबसे बड़ा किसी का श्रेय है तो अंबेडकर जी का श्रेय है। तो अंबेडकर जी का आज तक नाम लेते हुए मैंने किसी को नहीं सुना था, अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर शख्सियत को मैंने देखा तो असरुद्दीन ओवैसी साहब थे, और उसी दिन से मैंने जाना कि ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है। अगर दलितों को कोई अगर हक दिला सकता है, इंसाफ दिला सकता है, तो हमारे ओवैसी साहब है। उसी दिन से हम अपना तन अर्पित कर दिए कि नहीं, अगर हमको यदि बैसी विधानसभा के हम हैं तो सबसे पहले बैसी विधानसभा में ही उनका सपोर्ट करके उनका विजय फतह का फड़ा देंगे। तो उनके बाद जो है क्या कहेंगे कि और आगे जहाँ भी जाना पड़ेगा उनके लिए प्रचार करने के लिए, चाहे जहाँ भी जाना पड़े उस क्षेत्र में जाके उनका वर्चस्व को हम बढ़ाएंगे। आपसे हम ये पूछेंगे कि आप बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब जय मीम और जय भीम का नारा दिए हैं लोकसभा में, लेकिन सिर्फ नारा दे देने से, या अगर कोई इंसान नारा दे देता है कि जय मीम जय भीम हिंदू मुस्लिम एकता, सिर्फ नारा दे देने से आप उसको सही कर देंगे कि नहीं, ज़मीनी सतह पे भी उनकी कुछ सच्चाई देखेंगे? देखिए सर, ज़मीनी सतह पर भी सच्चाई देखेंगे। आज आप जो बोल रहे हैं कि एक संतोष कुमार अभी आया ना, एक दिन ऐसा हो जाएगा सर, सभी धर्मों के लोगों की मजबूरी हो जाएगी MIM पे आना। क्यों? क्योंकि कहावत में कि सत्य में ख्याली पुलाव तो नहीं बना रहे हैं। नहीं सर, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, एक दिन सच्चाई की जीत होगी। और जो लोग इससे पहले कह रहे थे बीजेपी के बी टीम है, आज उन लोगों को भी मजबूरन हो गया है उस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए, सदस्यता ले रहे हैं। हम नाम नहीं बोलना चाहते कि नहीं का, वो भी आके अभी सदस्यता ले रहे हैं इस पार्टी में। तो आप विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को मजबूरी हो जाएगी MIM पार्टी में ज्वाइनिंग लेने के लिए। तो आप MIM के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट विंग बना है, उस पर भी आप लोगों के बीच वार्ड में जाकर घूम घूम के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन अभी जो चुनाव है इसको लेकर तमाम पार्टियाँ एक्टिव हो गई है, जैसा कि महागठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार है हाजी अब्दुल सुभान साहब, जो पिछली बार जीत हासिल किए थे, और उनके बाद जनाब रुकनुद्दीन साहब हैं, एक जो पूर्व विधायक बैसी विधानसभा के रह चुके हैं, वो भी आप ही के पार्टी या MIM में शामिल हो गए हैं। एक तरफ गुलाम सरवर साहब जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं इस पार्टी के, वो भी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। एक तरफ आपका शाहनवाज साहब जो कि ज़िला अध्यक्ष हैं, वो भी अपने आप को उम्मीदवार कहते हैं। आप इस तरह का, एक तरफ तो महागठबंधन का साफ है लगभग कि उनका कौन उम्मीदवार होगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है, और MIM का 3 चेहरा जो लोगों के दरमियान जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सा चेहरा, क्योंकि आपको काम के लिए वोट करते हैं लोग, विकास के लिए वोट करते हैं, तो आप लोग जो वोट करेंगे कौन सा चेहरा आपके लिए बेहतर आप समझ सकते हैं इसमें? देखिए सर, जो 3 चेहरा आपके लिए है, तीन चेहरा में से 2 चेहरा तो विधायक बन चुके हैं, और नया को भी मौका देना चाहिए। MIM हक और इंसाफ की पार्टी है। 2 चेहरा कहाँ विधायक? शाहनवाज साहब तो नहीं बने? नहीं, आप जो बोल रहे थे इनके बारे में, हाजी स्वान के बारे में, तो अभी हमारे शाहनवाज साहब तो जिला अध्यक्ष हैं, और हम लोग शाहनवाज साहब से यही गुजारिश करेंगे आपके चैनल के माध्यम से
कि वो और भी पार्टी का विस्तार करे मजबूती स्तर पर। और हम लोग स्टूडेंट विंग्स और हमारे जितने भी MIM के कार्यकर्ता हैं सब मिलकर शाहनवाज साहब को पूर्णिया से लोकसभा सीट में इलेक्शन में खड़ा करेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग उनका प्रचार प्रसार जहाँ तक होगा करेंगे। दूसरी बात आप बोले रुकुद्दीन साहब के बारे में, तो रुकुद्दीन साहब पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। पार्टी में कोई भी आ सकते हैं, मानते हैं इस बात को। कोई भी अपना पार्टी बदल कर जो पार्टी अच्छा लगेगा उन पे आ सकते हैं, उनका स्वागत है। और बात रहे आप कैंडिडेट के बारे में, तो MIM पार्टी हक और इंसाफ की पार्टी है। आपको बता देना चाहता हूँ कि ना इंसाफ़ी कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले अपना प्रत्याशी एक बार 2015 में गुलाम सरवर साहब को लड़ा चुके हैं। दूसरी बात, अगर गुलाम सरवर साहब पार्टी को छोड़कर कहीं चले जाते या दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते, ऐसी स्थिति में कोई दूसरा ऑप्शन आता कि भाई गुलाम सरवर के अलावा किसी और को टिकट दिया जाए। अभी तो गुलाम सरवर साहब को टिकट दिए ही हैं, तो लिए टिकट वापस कहाँ? अभी टिकट तो वापस नहीं लिए ना। तो हकीकत में अगर कोई दावेदार है और हक अगर इंसाफ अगर सबसे अगर यानी टिकट की बात हो तो गुलाम सरवर को ही टिकट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से प्रत्याशी रह चुके हैं। आप कह रहे हैं टिकट दिए हैं, लिए कहाँ है? जबकि इलेक्शन में उमूमन देखा जाता है कि जो विधायक जीत भी जाते हैं फिर भी नेक्स्ट टाइम को ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को टिकट मिलता है। एक हारा हुआ विधायक को कैसे कहते हैं कि टिकट वापस लिए नहीं? देखिए सर, हक और इंसाफ की पार्टी है, इतना विश्वास है हमारे जनाब अख्तरुल इमाम साहब के ऊपर और असरुद्दीन ओवैसी साहब। और वही हक और इंसाफ बोलने वाले पार्टी के कारण आज संतोष कुमार जो है MIM पे ज्वाइनिंग किया है। और हमको इतना विश्वास है कि ये हक की ही बात करेंगे कि हकीकत में पार्टी टिकट का हकदार कौन है, उन्हीं को दिया जाए, समझिए। और वास्तव में मेरे नज़र से अगर सोचा जाए कि अगर बार में हो या किसी में भी अगर ज़मीनी स्तर पर कोई काम किए तो हमारे जो है गुलाम सरवर साहब भाई का देन है, जो आज संतोष जैसा युवा भी इस पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं। किस पंचायत से आप बोले? आप तेघरा पंचायत अलमा गाँव। तो आपके यहाँ, क्योंकि तो आपको भी ये बात मालूम होगा कि MIM के ताल्लुक़ से और BJP के ताल्लुक़ से लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है। कितनी सच्चाई है तो लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि BJP के ताल्लुक़ से ये चीज़ फैला हुआ लोगों में कि ये सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, यानी अल्पसंख्यकों की बात नहीं करती है। और MIM की जहाँ बात आती है तो वहाँ एक बात आती है कि नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। तो आप BJP हिंदुओं की बात करती है और MIM मुसलमानों की बात करती है, और तीसरे तरफ महागठबंधन हिंदू और मुसलमानों को लेकर चलती है। इस तरह का रुझान है लोगों को, उसको कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, MIM अगर मुस्लिम की पार्टी रहती तो संतोष कुमार नहीं आता। फिर आप वही जवाब? नहीं सर, आपको यही जवाब देना ही पड़ेगा। आप जो बार बार पूछ रहे हैं, अभी हमारे कंचन देवी दीदी जी हैं यहाँ के कसबा विधानसभा के, वो नहीं आते। और हमारे कौन सी राजेश यादव जी हैं कटिहार से, वो नहीं आते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि MIM सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है? एक तरफ 50-50 लोग, हज़ार लोग एक तरफ हैं, आप दो आदमी आके आप कह रहे हैं कि नहीं यही सही है, हम इधर आ गए हैं। तो क्योंकि आपकी बात, एक मिनट, आपकी बात से तो हमको लगता है कि नहीं ठीक है, क्योंकि लोगों का अरब से लगता है कि दो आदमी के ये कह देने से शायद कहीं ना कहीं लगेगा कि कोई अपने लोगों को बैठा के इस तरह की बात कर रहे हैं। सर, आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज संतोष कंचन देवी हुआ और उसके बाद राजेश यादव भाई साहब हुए, 3 4 5 आए हैं ना। एक दिन ऐसा होगा कि यही 5 मिलकर 50,000 को ला सकता है। समय का इंतजार कीजिए आप। एक दिन आप खुद बोलिएगा कि संतोष भाई आप क्या स्टेटमेंट दिए थे, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, मालूम है ना आपको। आज संतोष आया, कल और कोई आएंगे, कोई राजेश आएंगे। पंचायत से और भी कोई जुड़े हैं? हाँ है, जुड़े हैं। कितने लोग? और सब भी लड़का, बालेश्वर भाई साहब हैं और अशोक भाई साहब हैं, बहुत सारे लड़का हैं जो MIM का, जो आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं उनका, जो कि इंटरव्यू भी दे चुके हैं कि MIM के लिए वो यहाँ क्या पूछता है। हमारे जो पड़ोसी पंचायत हैं यहाँ कौन सी कहते हैं चाँपी के, वहाँ से भी चुनीलाल सब नाम का लड़का सब, वो सब भी आए हैं। तब उसके बाद खपरा पंचायत चले जाए, लखन राय हैं, वो सब भी MIM का सपोर्टर हैं। आप तो एक बार जाके सर्वे कर लीजिए भाई साहब, कि जान लीजिएगा ज़मीन। हम तो सर्वे कर रहे हैं। सुनिए सर, आप सिर्फ जाके जहाँ भी दलित समाज के लोग हैं वहाँ जाकर आप सर्वे करके देखिए कि MIM में कौन कौन लोग आए हैं। आज 1-2 आए हैं ना, तो वही 2 आगे चलकर जो है कम से कम 10-15 को लेके आएंगे। आपको क्या चीज़ लगा? आपसे हम एक बात पूछेंगे, MIM के अंदर, क्योंकि सारे आरोप आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन कौन ऐसी चीज़ थी या कौन सी चीज़, कौन सा काम आपने ऐसा देखा आपके अंदर ये जज्बा आया कि हमको भी MIM में शामिल हो जाना चाहिए? देखिए सर, काम करने वाले जो होते हैं
हमने सबको देखा, जितनी भी सरकार है सबको देखा इस उम्र में, लगभग जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक मैंने देखा। तो देखिए सर, समय के साथ बदलाव चाहिए, बदलाव का ही नाम विकास है। अगर जब तक अगर किसी भी अगर हामी को अगर बार बार आप प्रधानमंत्री बनाइएगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा, या मुख्यमंत्री का पद दे दीजिएगा तो काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर बदलाव होगा तो उनके मन में भी ये आएगा कि भाई देखो हमको बनाया, हमको कुछ उद्देश्य मिला है, हमको कुछ काम करना है। अगर वो काम नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति उसका भी बदलाव किया जाएगा। ये अपने इलाके में क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं, जिनकी वजह से ऐसा होता है कि लोगों का ये जहन बना हुआ है, अक्सर देखा जाता है इस इलाके में। चाहे तो अभी महागठबंधन बन गई, पहले जेडीयू अलग, राजद अलग और कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग अलग इलेक्शन लड़ती थी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप ही का विधानसभा ले लीजिए, अमोर ले लीजिए, कस्बा ले लीजिए, कि ये क्यों लोगों में जाता है कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी तो बीजेपी जीत जाएगी। यानी यही एक खेल बना हुआ, चाहे तो बीजेपी या कांग्रेस, या बीजेपी या कांग्रेस। ऐसी क्या बात है कि कोई तीसरा आदमी सोच नहीं सकता? अब जिसकी बात कर रहे हैं उन लोगों का, जो आपके विधायक रह चुके हैं, जो बड़े बड़े नेता इस इलाके के हैं, उनका कहना है कि मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा और ये सब सिर्फ ये रोड छाप नेता है, तरह तरह की बात करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या जवाब होगा? देखिए सर, ये डेमोक्रेसी है। ये यहाँ अगर कोई लीडर सोच रहे अपने जहन से कि हम लीडर हैं, नेता है, नहीं, जनता ही जनार्दन है। जनता फैसला कर सकता है कि कौन लीडर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। आज चाहेंगे तो हम किसी को प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, हमारे वोट में वो पावर है। हमको जो अंबेडकर जी सबसे बड़ा अधिकार दिया, वो वोट दिया है। वो वोट में वो पावर है कि हम सरकार को बना सकते हैं। और सरकार यदि अपने आप सोचेगा कि हम बहुत बड़ा सरकार है, ये अपने अगर मनमानी से अगर चलाएंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में 5 सालों उन सरकार को हम बदल भी सकते हैं। हमारे पास वो पावर है सर, क्योंकि ये जनता का शासन है। क्योंकि जिन लोगों को आप बदलने की बात करते हैं उनको भी जनता ने ही चुना है, मुसलसल बार बार मौका दे रहा है। और आज वो लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमको विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, हम इलाके में विकास कर रहे हैं, तरक्की का काम कर रहे हैं, इसलिए जीते चले जा रहे हैं। एक मजबूरी थी सर, तभी MIM की सीमांचल की धरती पे जो है कौन सी कहते हैं उसका नहीं था, कोई तीसरी पार्टी नहीं थी, इसलिए लोग एक जहन में बना लिया था हमारे मुस्लिम भाई कि भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, कांग्रेस को जिताओ। हिंदू सोच लिया था कि भाई बीजेपी को दो वोट, बीजेपी वाले को जिताओ। ये अपना एकदम मानसिकता था उनका। लेकिन अब जो है, इससे पहले आपकी क्या सोच थी? देखिए सर, हम भी वोट देते थे बीजेपी को, और यानी आप भी कहीं ना कहीं जातिवाद पर थे। हाँ, लेकिन जब मेरा दिमाग में ये बात आया कि विकास एक ही स्तर पर होगा जब जातिवाद से, वंशवाद से और क्षेत्रवाद से हम हटकर अगर राजनीति करेंगे और ऐसे लीडर को चुनेंगे, तब जाकर हमारी विकास हो। अभी ये बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट भाई हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल कर दिया, अभी तक जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं जॉब मिला है? तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जातिवाद पर हम वोट देते हैं और विकास नहीं हो पाता। आप MIM की बात कर रहे हैं, हमने कैंडिडेट के ताल्लुक से सवाल किया तो आप घुमा कर जवाब दिए। साफ लफ्ज़ों में बता सकते हैं आप क्लियर, कौन सा कैंडिडेट आपके लिए सबसे बेहतर होगा? जो 3-4 कैंडिडेट MIM में जो 3-4 हैं। देखिए सर, बता देते हैं, MIM में यदि अगर कैंडिडेट की बात करते हैं तो हमारे अख्तरुल इमाम साहब कभी ना इंसाफ़ी नहीं की, आपको तो पहले भी बता चुके हैं। साफ, मेरा सवाल का साफ जवाब दीजिए। देखिए, अगर मेरे सोच से अगर आप चलते हैं तो इस टिकट का अगर कोई हकदार है तो हमारे गुलाम सरवर साहब हैं। क्यों? क्योंकि वो किस बात का हक है? देखिए, जिस समय हमारे यानी सीमांचल में MIM को यदि कोई लाया तो अख्तरुल इमाम साहब का देना। सीमांचल में या बैसी में? नहीं, सीमांचल की बात बोल रहे हैं। और बैसी विधानसभा में अगर MIM को यदि अगर कोई अगर घर घर तक पहुंचाया है तो गुलाम सरवर साहब का देन है। आज अगर हम भी अगर इस पार्टी में आए हैं तो गुलाम सरवर साहब का ही देन है, समझ रहे हैं ना? तो गुलाम सरवर साहब का देन है। जब तो आप इस पार्टी के टिकट का हकदार यदि कोई है तो गुलाम सरवर साहब तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, लोगों ने उनको नकार दिया था। कहीं ऐसा न हो कि पार्टी का जो आला कमान है उनके जहन में ये बात तो जाएगी सीट तो निकालना है, सिर्फ हार जाने से नहीं होगा। क्योंकि गुलाम सरवर साहब आए, हार गए, नकार दिया। अख्तरुल इमाम साहब भी आए, वो भी हार गए। तो ऐसी स्थिति में वो लोग चाहते हैं ना, MIM वाले भी, तमाम पार्टियां चाहती है कि ऐसा उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो जीत जाए। रुकनुद्दीन साहब के बारे में खास करके कहा जाता है कि उनके पास कुछ वोट बैंक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रुकनुद्दीन साहब के आने से और जो 2 लोग दावेदार थे उनकी दावेदारी में कोई कमज़ोरी आई है क्या? देखिए सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और आपको ये भी बता देते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि गुलाम सरवर साहब जो हैं हमारे, आप जो बोल रहे हैं रुकनुद्दीन साहब भी आए। अगर रुकनुद्दीन साहब
हाँ आप बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छे लीडर हैं, मानते हैं उनका। तो पिछले बार भी तो इलेक्शन चुनाव जीत सकते थे, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि पिछले बार हार चुके हैं 2015 में, नामुमकिन में ही नाम छुपा होता है सर। अगर मान लीजिए नाम यदि जगाना चाहते हैं तो नामुमकिन शब्द में ही नाम छुपा हुआ होता है। ये हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी एक पोइम सुनाए थे कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो ये हमारे तो कैंडिडेट एक बार फिसले हैं ना, तो एक बार और मौका दिया जाए इनको। तो हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं इस बार मौका देने से 100% यहाँ बैसी विधानसभा से गुलाम सरवर साहब ही सीट को निकाल सकते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है। आपको कितना प्रतिशत यकीन है कि गुलाम सरवर साहब को, मान लीजिए कि टिकट मिल जाता है, तो चुनाव में आप लोग किस तरह से मेहनत करेंगे जो वो जीत जाए? अभी सर जब हम लोग 8 बजे रात तक लगभग स्टूडेंट विंग्स के तहत पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, आपको ये भी विश्वास दिला सकते हैं कि 100% हमको यकीन है कि गुलाम सरवर साहब ही बैसी विधानसभा से MIM का टिकट निकाल सकता है। अख्तरुल ईमान साहब बार बार कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो नाम आएगा उनको हम चुनेंगे, तो सर्वे पे आपको कितना यकीन है कि सर्वे होता है तो क्या होगा? सर्वे में विश्वास है, ऊपर वाले भगवान ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सत्य है, सत्य की जीत होनी चाहिए। और आप मीडिया वाले हैं, आप भी तो सर्वे करते होंगे, आपको भी एहसास हो गया होगा कि किनका पल्ला भारी है। वो तो हम देख रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। सुनिए ना सर, आपके न्यूज़ को हम देखते हैं तो वहाँ तो 100% सिर्फ गुलाम सरवर साहब का ही वर्चस्व हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम सुन रहे हैं, और अदर भी चैनल वाले हैं जो चैनल का ही सुनकर तो आप एक तरफ होकर नहीं बोल रहे। नहीं सर, आपके चैनल, आपका सीमांचल दस्तक हुआ, और उनके बाद क्या कहते हैं, और एक चैनल है भाई, नाम बोल रहे हैं, नहीं चैनल का नाम बोल रहे हैं आप, आपकी आवाज़ लाइव न्यूज़, यानी बिहार झारखंड यूपी हैं, उनमें भी हम लोग सुन रहे न्यूज़। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर क्या करते, सर्वे करते, तो जहाँ भी देखते हैं गुलाम सरवर। इसकी आपकी आवाज़ लाइव न्यूज़ है, वो भी यहीं पर सर्वे करती है आपके बैसी में? नहीं, उनका न्यूज़ चैनल देख रहे हैं हम, तो चैनल से पता चलता है कि वो भी जो है, उनमें भी गुलाम सरवर साहब का ही जो है क्या कहते हैं कि पलड़ा भारी। आपको एक सवाल, आप बार बार कहीं से हर सवाल का जवाब में गुलाम सरवर आ जाते हैं। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी का फैसला होता है इनके खिलाफ, पार्टी इनको छोड़कर या सर्वे कराकर किसी और का, जैसे शाहनवाज साहब का नाम आ गया या रुकनुद्दीन साहब का नाम आ गया, उनको टिकट देती है, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए सर, अख्तरुल इमाम साहब पर विश्वास है हमें। फिर विश्वास अगर मिल जाता तो नहीं सर, हक देखिए, इंसाफ वाली पार्टी कभी नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकती। आप हम 1% भी यकीन नहीं करेंगे कि गुलाम सरवर के अलावा किसी और को टिकट दे दे। क्यों? क्योंकि हक और इंसाफ करने, कहीं आप भी भक्ति दिखा रहे हैं। नहीं, भक्ति का बात नहीं है सर। देखिए, हक और इंसाफ की पार्टी कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती है, आप ये बात जान लीजिए। नहीं, ये बात तो जान लिए, मान भी लिए। हम कह रहे सर्वे में अगर इसका नाम नहीं आता है कि किसी और का आता है, तब उस पर आप क्यों नहीं जवाब देना चाहते? कैसे आ सकता है सर? जो ज़मीनी स्तर पर 5 साल कंटिन्यू काम कर रहा है, हारने के बावजूद भी वो घर पे नहीं बैठा। इलेक्शन का टाइम आता है, जो भी पार्टी इलेक्शन में जीतता है, वो जीतने के बाद जैसे वोट का बक्सा जाता है EVM मशीन, वही EVM मशीन में पैक होकर और भी लीडर चले जाते हैं। लेकिन हमारे गुलाम सरवर साहब को मैंने देखा, हम जब MIM ज्वाइनिंग नहीं किए थे, उससे पहले भी हम यानी कि बाहर से देख रहे थे कि इस लीडर में क्या खासियत है, कैसी खूबी है। बाढ़ पीड़ित हो या आप बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र में आए, उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गांव में जाकर एक दलित लोगों से भी मिला, एक गरीब लोगों से मिला। इसके पास किसी भी प्रकार का जातिवाद हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि अमीरी गरीबी की भावना हो, ये सारे इसमें नहीं है। तो आप भाई कैसे कर सकते हैं? जातिवाद नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है। तो अभी 50 सीटों का ऐलान किया है MIM ने, तो आपको लगता है कितना नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिल सकता है? सर, जहाँ तक मेरी सोच की बात है कि कस्बा से सुन रहे हैं कि कंचन देवी को टिकट मिल रही है उसको, क्या कंचन। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम अगर वहाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो हमको कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने हिंदू टिकट देंगे। इतना है कि इंसाफ के तहत ज़रूर न ज़रूर 3 हो या 2 हो या 4 हो। 50 में 2 टिकट अगर दे दे तो क्या इंसाफ हो जाएगा? इंसाफ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? आज 2 को दिया, कल 10 को देगा, कल 20 को देगा। मेरा मतलब ये है कि आप 15 से 16-17% मुस्लिम है, अगर 50 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 2 नॉन मुस्लिम को टिकट दे दे तो कैसे इंसाफ कहेंगे? इनको भी तो बीजेपी की तरह हम कहेंगे कि बीजेपी जिस तरह मुसलमानों को छांट कर करती है, ये हिंदुओं को छांट कर राजनीति कर रही है। ऐसा नहीं है सर। अगर आपको बता देते हैं हम कि एक दिन ऐसा आएगा कि सबको टिकट मिलेगा, आप पार्टी पे आइए तो पहले, जब आप पार्टी पे ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग कीजिएगा, सदस्यता लीजिएगा, तब ना आपको टिकट दिया जाएगा। ऐसा थोड़े घर बैठे रहिएगा कोई हिंदू को जाके हमारा ओवैसी साहब टिकट देंगे, ऐसा नहीं भाई साहब। टिकट का एक नियम होता है, सबसे पहले आपको पार्टी में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आज संतोष कुमार आएगा, अगर हम उनके सामने में अच्छा काम करेंगे तो कल हमको भी टिकट दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे पहले पार्टी में सदस्यता लेना पड़ता, पार्टी के लिए काम करना पड़ता, तब वो टिकट का हकदार होता है। ऐसा थोड़े कि हम आ जाएंगे, आज हमारे हिंदू भाई आए, कंचन दीदी आई है, तो आज वो आई तब ना उनको टिकट मिल रहा है, ऐसे और भी आए उनको भी टिकट दिया जाएगा। वहाँ भी कोई श्योर थोड़े है कि उनको टिकट मिल रहा है, मेहनत कर रही है। मेहनत कर रही है, देखिए मेहनत कर रही। हमारे जो ओवैसी साहब है, जो अपने कार्यकर्ता को जब इलेक्शन में खड़ा करवा सकते हैं, तो वो भी तो कार्यकर्ता है, वो काम कर रही है, तो निश्चित है कि उनको टिकट जरूर मिलेगा, हमको विश्वास इतना। यानी आपके कहने का मतलब साफ है, आप इंसाफ बोल रहे हैं, यानी सरवर साहब को ही मिलेगा टिकट तो इंसाफ होगा, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो आपके हिसाब से इंसाफ नहीं होगा। नहीं, देखिए सरवर साहब को टिकट हम कहाँ बोले, मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। अभी विश्वास कीजिए, 100% मिलेगा। जो वृक्ष को लगाया है फल का हकदार वही होगा। अगर बाहर वाले आकर लाठी मारेगा तो 1-2 फल खा सकता है, संपूर्ण फल का हकदार नहीं हो सकता है। और वृक्ष सरवर साहब लगाए हैं, निश्चित फल उनको ही मिलेंगे। विश्वास में दुनिया टिकी हुई है, आप विश्वास कीजिए कि सरवर साहब को ही मिलेंगे। ये बताइए कि जैसा कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहरहाल जिनको भी पार्टी का फैसला हो जाए, आपकी जो भी राय होगी तब होगी, लेकिन जो भी पार्टी, जैसे गुलाम सरवर साहब की बात आप बोल रहे हैं, एक तरफ शाहनवाज साहब हैं, वो आए हैं आपके पंचायत में आपके यहाँ वोट मांगने के लिए। साहब तो एक बार भी नहीं आया है। और रुकनुद्दीन साहब जब पार्टी में ज्वाइन हुए हैं उसके बाद कितनी बार आपके पंचायत या आसपास में आए? हमारे पंचायत में तो नहीं आया है, जहाँ तक हमको ये है। सरवर साहब आए हैं कभी? सरवर साहब तो 3-4 बार, क्या पता 10 बार गए हैं हमारे पंचायत में। छोटी सी अगर कोई पार्टी होती है, उनको इनवाइट कर दीजिए, वो नेता चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये है, लेकिन आपकी बातों से कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है जैसे कोई अंधभक्त नहीं बोलते हैं, उस तरह से आप एक नाम लिए चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ। देखिए अंधभक्त बोल रहे हैं ना, कभी कभार इंसान को अच्छाई के प्रति अंधभक्त बनना भी पड़ता है। अगर मान लीजिए जिसके अंदर अच्छाई है, आप उस बात को हमको बार बार अंधभक्त के नाम से अगर उपाधि दे रहे हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि देखिए अंधभक्त होता नहीं, उसके काम ही उस व्यक्ति को अंधभक्त बना देता है। अगर वो जीत जाते हैं, आपके जिनका नाम आप ले रहे हैं, उनको टिकट मिलता है, वो जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से इशू है इस समाज में या आपके विधानसभा में, जो आप चूँकि इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तो बात रहेगी कहीं ना कहीं, कौन सा काम आपको लेकर चाहते हैं कि ये काम को सबसे पहले किया जाए या प्राथमिकता दिया जाए या इस काम को ज़ोर शोर से किया जाए? कोई काम आपकी नज़र में है? सबसे पहले जो शिक्षा का स्तर है, जो हमारे स्कूल में विद्यालय तो हैं, टीचर आते हैं समय पर, नहीं आ पाते हैं, वो जहाँ भी आते हैं तो अपने काम पर ही व्यस्त रहते हैं, बच्चा क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले शिक्षा पर ही जोर दिया जाएगा कि हर टीचर समय पर स्कूल पे आए, बच्चों को यानी कि परिपूर्ण शिक्षा दे, और बच्चा किस स्तर पर प्रोग्रेस कर रहा है उनका देख रेख कैसे हो। आपसे आखिर में एक सवाल पूछेंगे कि खैर आपके यहाँ से जो भी जीते, सीमांचल या बाईसी या अदर आप विधानसभा में आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ करते रहें। एक सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप किन को देखना चाहेंगे? एक तो आपका नीतीश कुमार है जो अभी मौजूदा है आपके सीएम, एक तेजस्वी यादव है, वो भी इस लिस्ट में है कि वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इन दोनों में आप किसको पसंद करते हैं? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। ऐसे आपको लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री लगातार रहे चले आ रहे हैं, तो उनको फिर मौका समय पर ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तभी। अब हम पहले नहीं बता सकते आप पर। नहीं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। वो जब समय आएगा, बहुमत जिनकी आएगी, सरकार बनाएगा अपना। हो सके हमारे जो 50 सीट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सके कि हमारे भी अगर 40 सीट आए तो हमारे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा अभी ये कैसे कर सकते हैं कि नीतीश कुमार बन सकता है या तेजस्वी बन सकता है? ऐसा नहीं, हमारे भी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं यदि हम भी 40 सीट जीत जाएंगे तो। आपको लगता है ये ख्याली दुनिया में घूम रहे हैं? देखिए सर, एक बात बोल रहे हैं, आपको बता देते हैं कि इंसान को बड़ी सोच लेके जीना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी संघर्ष किए होंगे। आपको यहाँ की राजनीतिक देख के कभी लगता है कि संतोष कुमार राय को भी ये मौका कभी मिल सकता है कि वो भी यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके? कोई पार्टी से तो मौका नहीं मिला था,
देखिए MIM पे इतना विश्वास है कि अगर MIM के लिए काम करेंगे तो भविष्य में कभी हो भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि MIM हक और इंसाफ की पार्टी है। अगर वो मेरे अंदर वैसा अगर होगा तो हमको भी टिकट दे के कोई विधानसभा से खड़ा करवाएगा, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। करते क्या है? हाँ, हम तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके अभी फ़िलहाल बेरोजगारी के कारण नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई काम नहीं मिला तो राजनीतिक में आ गए। राजनीतिक में आ गए। देखिए, एक चपरासी का अगर बाली होता तो वहाँ इंटरव्यू लेके बाली लिया जाता है। नेतागिरी में भी हमारे तरह युवक आएंगे, पढ़े लिखे लाएंगे, तब ना देश को बढ़िया तरह से चला पाएंगे। ऐसा थोड़े है कि अंगूठा छाप या अंगूठा छाप से देश चलने वाला नहीं है। आप जागरूक हो गए हैं देश के नागरिक, अब यहाँ पढ़ा लिखा को आना पड़ेगा, देश को सही रास्ता पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे संतोष कुमार राय जी, ये अलमा पंचायत डगरवा ब्लॉक के तेगारा पंचायत के अलमा गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे हम बात कर रहे थे, तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमें कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद देते आपको भी कि आपने मेरे लिए इतना समय को ये किए, और आपकी तरह जो कि एक संतोष कुमार को आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके सीमांचल दस्तक को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन ऐसे इंटरव्यू लेते रहिए और अपना चैनल का। हमारे दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि हम अपने न्यूज़ के माध्यम से इस तरह का इंटरव्यू और लोगों का चुनावी सर्वे दिखाते रहेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।